This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर जनाबे वाला हम रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू करते हैं वो है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ, थोड़ी तेल की कीमतों के ऊपर तबसरा, थोड़े सोने की कीमतों पर तबसरा। और मेरे साथ आज माविन मेज़बान और मेहमान होंगे जनाब फ़हीम अख्तर साहब। उनका तारुफ सबसे पहले कराता चलूँ। वेलकम करूँगा आपको शो। थैंक यू सो मच। जनाब वाला फ़हीम साहब, बात ये कि आज मैं थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बात करना, फिर आम ख़बरों की तरफ आऊँगा। पहले स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँगा। मुख्तसरन अपनी राय बयान कर देता हूँ, थोड़ा आपसे भी तबसरा लेता हूँ इस मामले में, हैं। अब बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ दिन तेज़ी रही। चंद ऐसे एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बुल रन हो गई हैं मेरे तो कुछ दोस्त जानने वाले। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि 3-4 दिन जब मार्केट जो है वो अच्छा इजाफा करे, और ज़ाहिरी बात है ऐसी तेज़ी हमने 8 माह पहले ही देखी थी, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा ज़रा अबलाग में, और अब वो तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन इस तेज़ी और उस तेज़ी में एक छोटा सा फ़र्क है। वहाँ पर तेल की कीमतें नीचे गिर गई थी, इस तक के ज़मीन की सतह पर जाकर गिर गई थी। लोग बोल रहे थे कि साहब अब इसके आगे अब और हो क्या सकता है, लेकिन होता चला गया। फिर किसी ने कहा इससे आगे क्या हो सकता है, फिर होता चला गया। फिर लोगों ने कहा अब इससे आगे क्या होगा, तो $30 से भी नीचे चली गई बात। लेकिन मार्केट इन द मीन टाइम ऊपर जा रही थी। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने जब हाई बनाया तब तेल क्रैश कर रहा था बैनुल-अक़वामी मार्केट के, तब तेल क्रैश कर रहा था, मार्केट हाईएस्ट बना रही थी, सब चीज़ें ठीक थी। आज तेल $10 बढ़ा है, ओह मार्केट बढ़ गई। समझ नहीं आया ना, ये तो खुला तदाद नहीं है, ये तो है तदाद। अब आप इसके बारे में तफसील। अरे भाई सही कह रहे हैं आप, इस पे हम करते हैं डिस्कशन। उससे पहले हम, मेरा ख्याल है क्योंकि हफ्ते का पहला प्रोग्राम है, आगाज़ है, हफ्ता 2 मई से शुरू हो रहा है और 9 मई को ख़त्म हो रहा है। अच्छा, इसमें हफ्ते के शुरू होने से पहले 1 मई बड़ा खामोशी के साथ गुजर गया। लेबर डे के तौर पे जो मनाया जाता है इतवार के दिन आया, इसलिए हमारे जो लेबर से उनकी एक्टिविटीज़ भी उस मोमेंटम पे जनरेट नहीं हो सकी और उस तरह से इसको मनाया नहीं जा सका। अगर ये किसी वर्किंग डे में होता तो बहरहाल अनफॉर्चुनेट ये चीज़ें हाथ में नहीं थी। 2 साल से हम लोग मे डे मनाते हैं, वैसे आपको बता रहा हूँ जी, जब प्रोग्राम में पढ़ता है तो 2 साल से मना रहे हैं। कभी इधर मना लेते हैं, कभी कहीं और मना लेते हैं। लेकिन आपने बोला इस दफ़ा इतवार को पढ़ा, हम भूल गए, मैं भी भूल गया। लेकिन अगर इंटरनेशनली देखें तो मे डे की इम्प्लीकेशंस कहीं ना कहीं पे दुनिया में आई हैं। सबसे पहले आपने ख़बर देखी होगी फ्रांस में लेबर रिफॉर्म्स के सिलसिले में एक अच्छी खासी सिचुएशन बन गई। प्रोटेस्ट हुई और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में अच्छा खासा चीज़ें ख़राब हुई। सही। फ्रांस को छोड़ दें, ये तो यूरोप है। अगर आ जाते हैं अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला, सही कह रहे हैं, एक स्टेट ऐसी जो कि जिसकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पे बेस करती थी, राइट नाउ इन्फ्लेशन का शिकार है। क्या करती है, 30% इंक्रीज़ देती है मिनिमम वेजेस पे टू ऑल वर्कर्स 1 मई के दिन। सोचने का अंदाज़ देखें, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ है। एक जगह पर अपनी लेबर को 30% का एक बहुत बड़ा गेन होता है जो मिनिमम वेजेस में दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और मुल्क में लेबर्स प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं। तो ये इंटरनेशनल रिफ्लेक्शंस हैं जो कि लेबर डे पर आई। ये तो था हफ्ते से पहले की शुरुआत। बिल्कुल। और अभी हफ्ता जिस तरह से मैंने कहा कि 2 मई को शुरू होगा और 9 मई को ख़त्म होगा। बहुत सारे इसमें जिस तरह से भी हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, ये वो 5, 6, 7 दिन होते हैं जिसमें हिस्टोरिकली देखा जाए तो मुख्तलिफ़ तरह के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। सारे के सारे आपकी नॉलेज में हैं। लेट्स होप कि ये पूरा हफ्ता अच्छी तरह से रैप अप हो और कोई नई हिस्ट्री ना बनाए। देखें, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, यौम मई की अहमियत को आपने बयान किया। लेकिन मैंने बहुत से बारहा, जब मैं बिज़नेस प्लस आया ना,
तो मैं जब प्रोग्रामों का आगाज़ किया तो सबसे पहला इवेंट जो था जिसके बारे में मौका मिला डिस्कस करने का, वो भी पेश तो यौम मई को आया लेकिन उससे निस्बत 2 मई की ली जाती है। वो है जनाब एबटाबाद रेड। थोड़ा नामों को बड़े मोहतात अंदाज से, कामों को ज़रा बड़े मोहतात अंदाज से, मौजू नहीं। तो जब मैं आया तो सबसे पहला वाक़या ये पेश आया था। और मुझे याद है कि एक और वाक़या भी पेश आया था, आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद है ज़रा खरोटाबाद के ऊपर एक ख़ातून को, 2 ख़वातीन को, एक उनमें से एक्सपेक्ट कर रही थी, उनको गोली मारी गई थी। तो उनमें से एक औरत ने, जो माँ थी, उंगली उठाकर आसमान पर एक इशारा किया था। उसके बाद से मुल्क की मईशत, मुल्क की सियासत में जो भौचाल, जो तूफ़ान आवाम के पस मंज़र में आया, हुक्मरान तो ऐश करते रहे। तो ये एक सवालिया निशान है। खैर, ये 2 मई का दिन सर मेरे लिहाज से गेम चेंजर था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का इमेज जितना दुनिया भर में गंदा हुआ और हमारे मुतालिक जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स की राय या फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जो राय बनी, उससे पाकिस्तान को ऐसा, जिसे कहते हैं ना कि नाकाबिले, क्या कहते हैं आजकल एक वर्ड, नाकाबिले तस्खीर, क्या, आई डोंट नो, दे यूज सम काइंड ऑफ फैंसी वर्ड फॉर इट, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट आवर इमेज वॉज, हमारे लोग पाकिस्तान में नहीं जानते फ़हीम साहब जी, सच आपको बात बता रहा हूँ, बहुत नाजुक मामला है इसलिए इसकी संजीदगी और गहराई की तरफ नहीं जा रहा। हमारे लोग यहाँ पाकिस्तान में नहीं जानते, लेकिन आपको पता होगा कि एक अखबार है या रिसाला जिसने पाकिस्तान को डेंजरस, मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। उन लोगों के क्लेम को तक़वियत मिली, इससे उन लोगों के क्लेम्स को तक़वियत मिली। और ख़ास तौर पे इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली मुकम्मल तौर पर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि मैं ऐसे कहता हूँ, अगर 14 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगर कोई पाकिस्तान की तारीख़ में वाक़या पेश आया जो कि अहम है, वो 2 मई 2011 का है। वैसे तो 1 मई की रात या अलीउल सुबह आप समझ लीजिए, और मेरे ख्याल से अब उन्होंने लाइव ट्वीट भी करके बताया कि हाउ टर्न ऑफ इवेंट्स हैपेंड, और उसमें कुछ जिक्र समुंदर का भी था। लेकिन अब वो मेरा, लेकिन उस ज़माने में मुझे याद है मैं आता था फ़हीम साहब, स्टॉक एक्सचेंज में हूग आलम, यानी आप पुकारें तो गूंज आए, सन्नाटा, खामोशी, 50 मिलियन का वॉल्यूम आता था। असल में मैंने आपसे सवाल पूछना, उसका पस मंज़र खींच रहा हूँ। 50 मिलियन शेयर्स का कारोबार, जिस ब्रोकर के पास इंटरव्यू लेने के लिए जाऊँ, सर बताएं क्यों नहीं हो रहा, लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट, लेवरेज प्रोडक्ट। अरे भाई क्या हो गया लेवरेज प्रोडक्ट यार, लेवरेज प्रोडक्ट नहीं है, लेवरेज प्रोडक्ट आएगी तो लेवरेज प्रोडक्ट आएगी तो ये हो जाएगा, मामू जान आएंगे तो ये हो जाएगा, खालू जान आएंगे तो ये हो जाएगा, लेवरेज प्रोडक्ट आएगी तो लेवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, अब लेवरेज प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं, अब सिर्फ ये गंदा काम है, लेवरेज का काम गंदा है, कैश का काम करो। तो यार सारी दुनिया के लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ऐसी मार्केट दुनिया की तारीख में कोई नहीं देखी, जो कहते हैं हम कैश मार्केट चलाएंगे। तो ये 2-3 सवाल मैंने एक पैकेट में डाल के आपकी तरफ। अली भाई, इन सवालों पे बातचीत करते हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से अपने एक्सपर्ट व्यूज़ एक ख़बर के बारे में, बल्कि नॉट एग्जैक्टली ख़बर, एक एडवर्टीज़मेंट के बारे में दें। 1 मई के अंग्रेज़ी के तमाम बड़े अखबारात 1 मई के, अच्छा क्या आधे पेज पे एक एडवर्टीज़मेंट कह लें आप उसे, या एक इंफॉर्मेशन कह लें, फ्लोट हुई, जो ये कहती है कि हुकूमत ने अपने अच्छे स्टेप्स की मदद से 255 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया। आप कोई अच्छा सा पत्थर भी देख कर ले आते तो मैं अपने सर पे मार भी लेता ये सब सुन के, मतलब ये अच्छा सब कुछ, ऐसी खुशखबरियाँ सुन के तो फिर मेरे ख्याल से मुझे होश व हवास में रहने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो मैं हवाओं में उड़ूँ। तो ये एक ख़बर थी जो कि लोगों की नज़रों से गुजरी, और डेफिनेटली जो लोग थे उनको शायद पता लगा कि 255 अरब रुपए का उनको एक अच्छे इक़दामात की वजह से फ़ायदा हुआ है। तो बारह अभी आते हैं स्टॉक मार्केट नहीं, तो मेरी एक गुजारिश सुन लें, आपने कहा इस पर थोड़ा एक गुजारिश, जी जी ज़रा ये बताइएगा, ये 225 अरब रुपए या 55 अरब, जी 255 अरब जी। सर आपको पता है स्विस बैंकों के अंदर पाकिस्तानियों के कितने पैसे पड़े हुए हैं?
ये रुपयों के अंदर आपने बताया, ये मुश्किल से मेरे ख्याल से आजकल की तारीख के अंदर $2 अरब के आसपास पड़ी। अगर इन्होंने बचत कर भी दी तो मतलब हमारी तायात, हमारी औलाद के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया इन्होंने, जबकि हुकूमत लोगों की होती है, कोई बचत की तो इन्होंने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताएं, वो जो मेरे ख्याल कितने कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं $375 अरब, कुछ लोग बोलते हैं $500 अरब, कुछ लोग कहते हैं, उनमें से सिर्फ 60 मिलियन का पता है, बाकी का पता नहीं मुझे किस किस के कितने कितने हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, वो जो $500 अरब तक रकम स्विस बैंकों में पड़ी हुई है, वो पाकिस्तानियों की वापस कब आएगी? वो उन्होंने कहाँ कमाई? मरीख के ऊपर कमाई, चंदा मामा के ऊपर जाकर कमाई नहीं, मतलब वो पैसे लिया ना $2 अरब का, इसका मैंने क्या करना है? HR डालना है ख्वाब में? वी विश एंड प्रे कि इस तरह की भी कोई खबर हमारे अखबारों की ज़ीनत बने कि जिसमें ये जो आप चाह रहे हैं ये खबर आए, क्योंकि इसका होलसम में फ़ायदा जो है हमारे अवाम को ही होगा, हमारे लोगों को, हमारे मुल्क को होगा। अच्छा जी जी। तो अभी आते हैं, मेरा ख्याल टॉपिक चेंज करते हैं, स्टॉक मार्केट आ ही जाएं, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट की तरफ। अच्छा, आप राय से मेरी इख्तिलाफ करें और अगर आप इज्तिनाब करना चाहें ना तो मौजू बदलते हैं आप। यही आपकी टेक्निक ठीक है, बॉल छोड़ देना। वेल लेफ्ट। अच्छा अली भाई, हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट की। बात आपकी ठीक है कि हमारी मार्केट वो तमाम रैशनल्स को सपोर्ट नहीं करती जो कि अमूमन किसी भी मार्केट के बढ़ने के या घटने के इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन अगर आप उसे देखें तो हम एक साइड पे तो ये कहते हैं कि क्रूड की प्राइसेस जब हाई होती हैं तो हमारी मार्केट अपर ड्राइव करती है, और जब क्रूड सिंक होता है तो मार्केट हमारी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा ये फिनोमेना नहीं हुआ। इसको हम चाहें तो दो मुख्तलिफ एंगल से सपोर्ट कर सकते हैं। वन एंगल इज़ कि क्रूड की प्राइसेस जब कम हुई तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, इंडस्ट्री की सूरत में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की सूरत में, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की सूरत में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सूरत में। तो उसका जब इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है एज ए बैरोमीटर, तो आपके स्टॉक मार्केट के वो तमाम सेक्टर्स ग्रो करने लगे, अच्छे फंडामेंटल्स दिखाने लगे, जिसकी वजह से मार्केट आपको क्रूड नीचे होते हुए बढ़ती हुई दिखाई दी। ये तो हो गई तस्वीर का एक रुख। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी साइड पे देखते हैं, तो नॉर्मल परसेप्शन ये है कि हमारी मार्केट का के इंडाइसेस जो हैं वो क्रूड हैवी हैं, वो तमाम स्टॉक्स में हैवी हैं। क्रूड के स्टॉक्स गिरे भी, एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स गिरे भी, गिरने के बाद बहुत अंडर परफॉर्म भी किया, पे आउट्स भी नहीं आए, लेकिन इवन देन मार्केट परफॉर्म करती रही। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हमारी मार्केट कंपैरेटिवली इंट्रिकेट है, हमारी मार्केट कंपैरेटिवली वो तमाम फंडामेंटल्स को, वो टीचिंग्स को, वो बेसिस को फॉलो नहीं करती जिसके बारे में अमूमन लोग पढ़ने या लिखने के बाद या पढ़ने लिखने के बाद में कुछ प्रेडिक्ट कर सकें। ये हमने दोनों रुख दिखाए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और ये डिस्कस करेंगे कि ये दोनों रुख या दोनों पहलू जो हैं वो आगे चल के किस तरह से मार्केट पे असरअंदाज होते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब फ़हीम अख्तर साहब के साथ बात हो रही। दो ज़ाविये उन्होंने पेश किए ब्रेक पे जाने से पहले। एक ज़ाविया जो इन्होंने रखा वो ये था कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी एडवांटेज हो सकता था। ऑयल प्राइसेस के गिरने से एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती, जिससे हमारी ज़ाहिर बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाती। लेकिन तेल की कीमतें लॉन्ग टर्म के अंदर कम रहने की वजह से हमारे एनर्जी सेक्टर के पे आउट्स पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अब मैं आपको मुख्तसरन अपनी राय बताता हूँ प्लीज़। मेरे ख्याल से देयर इज़ अ पैराडॉक्स बिटवीन मीडिया एंड द इकॉनमी। प्रॉब्लम ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि इस आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चेस बोर्ड। वैसे तो चेस बोर्ड उससे आगे बढ़ जाता हूँ मैं। आप कोई भी कहीं से नॉब लीवर या कोई भी प्यादा कहीं से हिला दें तो पूरा गेम जो है वो बदल जाता है। ठीक है, मेरा ऐसा ख्याल है। ठीक है। जैसे बिसात होती है ना, अब ये कि आपने एक प्यादा भी चला दिया और एक प्यादा भी बादशाह को मार देता है। मेरे ख्याल से ये होता है कि ये प्लेसमेंट हो रही होती है, वेरिएबल्स को सबको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होते और कर भी नहीं सकते। बिकॉज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। EMH के बारे में मैं बताता रहता हूँ, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का, बहुत सारे लोग मजाक में उड़ा देते हैं उसको। लेकिन बेसिकली ये है कि अगर उसको आप गहराई से पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं,
क्वेश्चन चीज़ें मैं सिंप्लीफाइड तौर पर बताता हूँ। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है सर, आपको बिल्कुल पता ठीक, बिल्कुल है, ठीक। लेकिन सम पीपल कंसिडर्ड हाइपोथेसिस, सम पीपल कंसिडर्ड थ्योरी। थ्योरी इज मोर ज़्यादा मुस्तनद कह लीजिए अगर आप चाहें तो। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि तेल की कीमतें कम होने से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के अंदर ये शो करती हैं कि ग्लोबल डिमांड कम हो गई है। ग्लोबल डिमांड का कम हो जाना नुकसानदेह है। जैसे तेल की कीमतों का $100 से ऊपर चले जाना खौफनाक होता है, इसी तरह मेरे ख्याल से तेल की कीमतों का $40 या $50 से नीचे चले जाना भी खौफनाक है, ख़ास तौर पे हमारे जैसा मुल्क जिसके, जैसे आपने बताया, और स्टॉक मार्केट। हाँ, अली भाई मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। करें। क्रूड की, कमोडिटीज़ की, एनर्जी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कभी भी बहुत ज़्यादा डिप में नहीं रह सकती, कभी भी एक लेवल से ज़्यादा नहीं गिर सकती, कभी भी नहीं। इसमें तो डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। रिबाउंड करना ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स उसकी रीज़न ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है। ऑफ कोर्स आपकी पूरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुंसलिक है आपके, और जब वो रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होती है, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाता होता है, जब वो क्रूड मार्केट में नहीं आ रहा होता, तो तमाम फैसिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता जाके डी शेप होना शुरू कर देती हैं। नहीं, मैं आपकी आर्गुमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। इंटरप्रिटेशन इसकी तरह थोड़ी सी वो आपने शायद मेरी बात को गलत समझ लिया। मैंने ये कहा कि इट्स एन अलार्म। यस, अलार्मिंग सिचुएशन के माने ये हैं कि अगर आप अलार्म, देखिए मैं तो आजकल के दौर के अंदर शॉर्ट टर्म को कहता हूँ बहुत ही शॉर्ट, जिसके माने ये है आपकी बात अलार्मिंग सिचुएशन उन तमाम लोगों के लिए थी, होनी चाहिए और होगी जो कि क्रूड की प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं या करना चाहते हैं। बिकॉज किसी भी कमोडिटी की प्राइस वंडर नहीं करती, ऑटोमेटिकली नहीं जाती, खुद घूम फिर नहीं रही होती। प्राइसेस ड्राइव होती हैं, प्राइसेस चलाई जाती हैं, प्राइसेस डिज़ाइन की जाती हैं, प्राइसेस ऑब्जेक्टिव के तहत चलती हैं। यही बात है ना सर, जब उन्होंने देखा कम हो गई, अब उन्होंने क्या किया, देखें इनके पास बहुत पेट्रो डॉलर है, और याद रखें यहाँ प्राइस फिक्सिंग पूरी इनके कंट्रोल के अंदर है। ओपेक जो है जी, आप ऐसे समझ लीजिएगा हमारे खत्ते के अंदर तो कंप्लीट प्राइस कंट्रोल उनके पास है, आप माने या ना माने, मतलब नाजरीन से कह रहा हूँ, आप तो मानेंगे। बाकी ये कि सर ब्रेंट और WTI पाकिस्तान नहीं आता, लेकिन क्या होता है आर्बिट्राज शुरू हो जाता है, इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि होमोजेनिटी इन प्राइसेस समवॉट आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी वर्ल्ड एज ए ग्लोब काम कर रहा होता है, प्राइसेस को एक जैसी होना है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए। क्वालिटी ऑफ ऑयल पर भी होता है, कोई वेरिएशन होती है, पता नहीं कोई डेंसिटी वगैरह भी ये लोग मेजर करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी होती है। अब हमारे पास जो आता है ये वो WTI ब्रांड नहीं है, ये हमारे लोग समझते हैं ब्रांड क्रूड WTI, वेस्टर्न टेक्सास वगैरह, और ये ब्रांड क्रूड का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर आता है अरेबियन लाइट, अरेबियन हैवी, और जितनी एक्सपोर्ट वैरायटीज़ हैं कवैत की, अमान की और इन सब ममालिक की, ये लोग कुवैत बहुत बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है, आपको पता है, हमें भेजता है जी। और उसके अलावा सऊदी अरब से भी हम तेल पकड़ते हैं, कभी कभार पैसे भी पकड़ लेते हैं, $1.5 अरब, कभी कभार UAE से भी हमारा है, इज ए ट्रेड पार्टनर in the sense that we import oil। मतलब और तो मतलब ये कि I don't think there's much to do with anything else, primary import is this oil। तो वो वैरायटी बहुत सस्ती है सर, relatively सस्ती है, लेकिन इतनी सस्ती नहीं होगी, लेकिन relatively सस्ती है। तो प्राइसेस तो कंट्रोल होती हैं, प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा सिंक कर गई तो ये इनएफिशिएंसी उन लोगों की जो इस प्राइस को ड्राइव करते थे, जो इस प्राइस को कंट्रोल करते थे, दोबारा से सर जोड़ के बार बार बैठ रहे हैं, बिकॉज दे वांट के प्राइसेस एक ख़ास जोन में रहें उसी में, क्योंकि इन प्राइसेस की वजह से बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही होती है। एक तो वो इंडस्ट्री है जो एक्सप्लोरेशन की है, रिफाइनरी की है, उसके बाद हैंड टू हैंड ट्रेड है क्रूड की। चलो यार, पाकिस्तान में मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी, आपकी सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा एक शेयर है? तो सबसे ज़्यादा हैवी सर सीधी बात है ना, एग्जैक्टली कह दूँ OGTC है मेरे ख्याल, वैसे पूछ रहा हूँ जी, इंडेक्स वाइज, अगर इंडेक्स वेट जी, गलत ना बोलूँ तो, अगर वैसे ये सब बहुत बड़ी है, PSU, BPLB सारी बड़ी हैं, NRL नहीं, ये भी बड़ी है। इंडेक्स वेट जो है वो एनर्जी का बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है एनर्जी का। एनर्जी, इसका मतलब डायरेक्टली रिलेट हो गया ना, इसका मतलब हमारी एनर्जी की इन्वेंट्री अगर हिट होगी तो फिर पूरा सिस्टम हिट होगा। अच्छा ये बताना, पहले एक बड़ा सिलसिला बनाते थे, बोले गर्दिशी कर्जा, गर्दिशी कर्जा, गर्दिशी कर्जा, काफ़ी अरसे से मैंने सुना नहीं। सर्कुलर डेट, हर हमारा एनालिस्ट आपको पता होगा, बाबू
तो अली भाई आप खुश नहीं है कि अगर आप गर्दिशी कर्जों के बारे में नहीं सुन रहे, सर्कुलर डेट के बारे में, तो कल खड़ा हो गया तो फिर कौन करेगा? ऑल्सो यू कैन ऑलवेज एज्यूम कि शायद उन कर्जों से आपकी जान छूट गई है, अजम्पशन लें, आंख बंद करके बैठ जाएं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता हम कर्जे के बगैर चले, सॉरी ये बात पक्की है। कर्जे जिसकी आदत पड़ जाए ना सर, जिसको लत पड़ जाए कर्जे की, वो छोड़ नहीं सकता। और अगर इस पूरे सिस्टम को कर्जे की आदत पड़ गई तो ये कर्जा लेगा और बीच में डिफॉल्ट तो नहीं करेगा लेकिन डिलेज इन पेमेंट करेगा। यही है ना बेसिकली द डिले ऑन पेमेंट। सर्कुलर डेट बेसिकली अली भाई मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान इन्वेंट्री और पैसे की मूवमेंट की सूरत में होता है। बड़ा सीधा सा, एक पार्टी क्रूड को इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट करने के बाद में उसने कुछ पैसे पे करने, वो पे नहीं करती, वो अगली पार्टी को सप्लाई कर देती है जिसने रिफाइन करना है। रिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है IPPs को प्रोवाइड कर देती हैं। इनको एक ख़ास वक्त पे उस पैसे की क्लियरेंस करनी चाहिए, लेकिन जब वो पैसा दूसरी पार्टी को नहीं मिलता और किसी और तरीके से मैनेज किया जाता है जिसमें इन तमाम पार्टीज़ को पैसे के मिलने में एक डिले आ जाता है, तो ये सर्कुलर डेट बन जाता है। थ्रू अ वेरी गुड मैनेजमेंट सर्कुलर डेट तो होना ही नहीं चाहिए। सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना, कुछ लोगों का अगर एफिशिएंटली काम कर रहे हो तो ज़ीरो होना चाहिए। इट मे बी सम डिलेड पेमेंट, लेकिन बट दे आर वेरी एफिशिएंट इन व्हाट दे आर डूइंग। They are very efficient in what they are doing. अली भाई इसमें they are not efficient in managing the stuff, but they are very efficient in सर्कुलर डेट पे हम किसी वक्त इन डिटेल एक पूरा प्रोग्राम। लेकिन आपने सुना है इसके बारे में? मैं पिछले 3-4 महीने से नहीं सुना। काफी अरसे से सर्कुलर डेट कहीं गुम हो गया। इसका टॉपिक हमें रिकॉर्डिंग हो गया, इसको मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग। जो चीज हम भूल जाएं या फेल हो जाए उसका नाम हम रख देते हैं रिकॉर्डिंग। हमें मार्केट में ये नजर नहीं आता, ना खबरों में नजर आता है और ना ही कहीं और पे। सर अब मैं आज आपसे फिर वही सवालात पूछूंगा, 4-6 मैं सोच के लाता हूँ जी। जब भी मेरे मेहमान आते हैं ना तो मैं उनसे पूछता हूँ। सर मैं आपसे लेटेस्ट से शुरू करता हूँ, रिवर्स में जाता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक न्यूज़ कम्स एंड पैराडॉक्स बिटवीन मीडिया एंड इकोनॉमी। सर कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा कि मोतीचूर के लड्डू और रसगुल्ले निचोड़ निचोड़ के वज़ीर एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे। वो एक तमाशा इन्होंने खड़ा किया था, चिनोटे में सोना मिल गया। हाँ चिनोटे में सोना मिल गया, दीवार से टकरे मारे, खून निकाल दिया। हाँ हमने क्या हुआ चिनोट के सोने का, कुछ सुना? सर यस या नो, ये वो है क्या बोलते हैं उसको, स्पीड राउंड। अरे भाई हम स्पीड राउंड बेसिकली एक खुश रहने वाले और जज्बाती कौम है। छोटी छोटी सी खुशियां हम सेलिब्रेट कर लेते हैं बगैर कंफर्मेशन के। तो आप इसे पॉजिटिव तरीके से देखें। अगर मिठाई या लड्डू खा लिया या मुबारकबाद दे दी तो अच्छा नहीं है कि कुछ वक्त अच्छा चैनल ने तो पटाखे भी चलाए भाई, कुछ वक्त चिनोट में सोना मिलने पर पटाखे भी चलाए, खुश खबरियां दी, नचाया भी लोगों को। अपने लोगो होता है, लोगों को नहीं, लोगों को नचाया। बोला आज चिनोट में सोना मिल गया। हाँ वो चिनोट का सोना सर वो कहाँ गया? अच्छा एक और सर गुजारिश इधर आपको जवाब देने पड़ेंगे, बड़े मुश्किल सवाल। सर 200 अरब डॉलर से ज्यादा का आपका रिकॉर्डिंग के अंदर सोने का जखीरा मैंने सुना था, गलत तो सही था मुझे नहीं पता। ज़रा अबलाग में आपने सुना होगा, किसी ने कहा 206 अरब है। अब इतनी बड़ी रकम में 6 ज़्यादा हो जाए कम ज़्यादा हो कोई मसला नहीं भाई, 200 अरब हैं आ रहे हैं। हर मुल्क का पाकिस्तानी, हमारे मुल्क का हर पाकिस्तानी सीना चौड़ा करके 4-5 दिन चलता रहा मार्केट में, बहुत सोना निकल गया। हर बंदा वड्डा चौधरी बना हुआ, यूं इशारे कर रहा है रिकॉर्डिंग में सोना मिल गया। वो 206 अरब डॉलर का सोना कहाँ गया? उड़न छू फू कहाँ गया? सोने पे इस वक्त कौम सो गई और कुछ भी नहीं। सो गई ना? सुने सर यहाँ खत्म नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। एक नया शहर चीन और जापान के ताउन से समुद्र के किनारे बनाया जा रहा है, जुल्फिकाराबाद। सिंध की तकदीर में बदल जाएगी। ये लो रसगुल्ला मुंह के अंदर। क्या हुआ? जुल्फिकाराबाद कहाँ गया? किधर है? हाँ है सर, मुझे बताएं, मैं खुश रहूं। ये जैसे आपने बताया, आप छोटी छोटी मुझे दुख होता है ना यार। अली भाई फिर आप पॉजिटिव देखें, एटलीस्ट हम प्लान तो करते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही तो किसी दिन हो जाएगी। सर वो एक हमारा डैम है, बिपाशा बासु डैम, दियामर, हाँ भाषा डैम, सॉरी, वो सारा ऐसे ही है। नहीं एक और भी है जी जी, मैं समझ भाषा है और दासू है, सॉरी, वो दोनों को मिक्स कर दिया मैंने वो जी। इसी के साथ ही बिपाशा बासु को शादी की मुबारक। अच्छा साथ ही जो है वो गलती से निकल गया मुझसे। ये डैम बन रहे थे,
सर आपने को तकरीबन 60 अरब रुपयों के अंदर तो आप लोग ट्रेनें चला रहे हो, पता नहीं कौन सी वो रहमान मलिक साहब की टाइयों की रंग की, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, खट्टे खट्टे रंगों वाली। तो ये इसके लिए 5 अरब रुपए रखते हो। 5 अरब रुपए में कौन सा डैम बनता है? 10 अरब रुपए में कौन सा डैम बनता है? मुझे ये बता दो। 20 अरब रुपए में डैम नहीं बन सकता आपका? अली भाई मत बनाए डैम, हर साल सैलाब आता रहेगा, हर साल आप नुकसानात करते रहेंगे, हर साल अपने आप को दोबारा से बनाएंगे। नहीं तो वो डैम गए कहाँ? डैम हमारे एनालिस्ट कहते रहे डैम आ गया, द्यामीर बादशाह डैम आ गया, वो आ गया, दासू डैम आ गया। इनके डैम के आने से सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। के बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमें इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि पानी हमारी ज़रूरत है और ज़रूरत को स्टोर करके रखा जाता है और वक्त आने पे इस्तेमाल किया जाता है। हमें वो तमाम चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी जो कि हमारे दिमाग में बग़ैर किसी रैशनल के हैं। वो ये कि पानी को स्टोर करने से ना उसकी एनर्जी, ना उसकी पानी में से बिजली निकल जाती है, अगर ना आप उसकी बिजली निकलती है, बल्कि पानी स्टोर होने के बाद कुछ जगहों को मज़ीद वहाँ की जो ज़रख़ेज़ नेचर होती है उसको बढ़ा देता है और पानी की अवेलेबिलिटी आपके लिए बेहतर होती है। वो तमाम माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा, उस पर हमें कॉन्सेंसस डेवलप करना पड़ेगा नेशनली। और पानी के एक आदमी बना सकता था ये डैम, एक आदमी जी, एक आदमी बना सकता था। दुबई में जॉगिंग मशीन पर एक्सरसाइज कर रहा है वो, दुबई में, लंदन में जॉगिंग मशीन पे एक्सरसाइज एक आदमी बना सकता था, क्योंकि उसके पास उसको मैंडेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो पॉलिटिकल कंपल्शन में खो गया और डैम हमारा बन नहीं डैम्स बनेंगे आपके, अभी नहीं बने, कुछ अरसे के बाद बनेंगे। डैम्स आपकी ज़रूरत है, डैम्स के बगैर आप सर्वाइव नहीं। चलो इस पे लगा लो, ये नहीं बनने देंगे, अभी नहीं बनने नहीं देंगे, कुछ अरसे के बाद बनेंगे, मे बी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ही नहीं डेवलप करते। डेवलप होगा जब आपको पता लगेगा कि पानी दुनिया की एक बड़ी तरीन ज़रूरतों में से बनता जा रहा है, जिसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर वही बंदा जब लोअर राइपीरियन के सूबे में आता है तो कहता है कालाबाग डैम कभी नहीं बनेगा। वही शख्स जब बड़े सूबे में जाता है, अपर राइपीरियन के पास, तो सूबे में जाकर कहता है कालाबाग डैम जरूर बनेगा। अली भाई ये उस वक्त होता है जब हमें अपनी सियासत करने के लिए, ये उस वक्त होता है जब एक सियासतदान को सियासत करने के लिए कोई मेजर लीड्स ना हो, तो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके वो लीड लेता होता है। तो बहरहाल पूरी कौम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि डैम मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट होती हैं जब मैं देखता हूँ। अगले दिन मैं निकला तो एक बहुत सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, उनकी मैंने बहुत लंबी तकरीर सुनी और उसमें उन्होंने वही जो ग्रेट नहीं होता वो, मैं किया मोटिवेशनल स्पीच, यहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, मैंने यहाँ से शुरू किया। घर के बाहर क्या देखता हूँ, टैंकर के पीछे भाग रहे हैं जांगिया पहन के, नहीं डिफेंस में बड़ा बंगला उनका, उसके बाहर खड़े हुए जांगिया पहन के टैंकर के पीछे पानी के भाग रहे, पूरी कौम पानी के पीछे इसी तरह से भाग रही है। मैं रुका, मैंने कहा सर आपकी मैंने मोटिवेशनल स्पीच सुनी थी। कहने लगे अभी वो छोड़ो, इसको पकड़े, कहीं निकल नहीं जाए, 3 दिन से घर पे पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा सर आप तो कह रहे थे ये ग्रेट और ये वी कैन चेंज। मैंने कहा एक पानी का टैंकर तो आप रोक नहीं सकते हो, आप कह रहे हो कि इस मुल्क के अंदर आप करप्शन रोक दोगे, 4 दिन के अंदर आप मुल्क में तरक्की ले आओगे। मैंने कहा जिस मुल्क के अंदर वाटर का बाकायदा एक निज़ाम बना हुआ है, उधर आपका पानी नहीं आ रहा। सर मेरी हम्बल गुजारिश आपसे ज़रा इस बारे में बताएं कि जो मुल्क इसमें उलझा हुआ हो, जो कौम इसमें उलझी हुई हो कि घर पे पानी, इस हिसाब से तो यार मालिक फिल्म के बाद 3 बहादुर को भी बैन कर देते यार। उसमें वो 3 बच्चे थे, उन्होंने खाली जो है वो एक शैतानी कुव्वत के खिलाफ पंगा लिया। कोई शख्स बोले कि हाँ जो पानी बंद करता है वो शैतानी कुव्वत होता है, ये हमारे खिलाफ बरकरार हैं, वायलेंस करवा रहे हैं, बच्चे कल को मारेंगे पानी के टैंकर वालों को। यार ये इस तरह तो फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक नीड्स हैं हमारे मुल्क की, बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर रहे आप। अली भाई पानी कितनी बड़ी ज़रूरत है उसका आप और मैं तो शायद अंदाज़ा ना लगा सकें, लेकिन आप जाके देखें दूर दराज इलाकों में, फार फ्लंग प्लेसेस में, गाँव में, देहातों में, जहाँ पे लोगों का रोज़गार, लोगों का खाना पीना, लोगों की रोटी पानी सिर्फ पानी से मुंसलिक है। पानी के लिए लड़ाइयाँ, पानी के लिए लड़ाइयों के वो लेवल कि जिसमें इंसानी जाने जाती हैं, ये हमारे लिए बड़ी कॉमन सी चीज़ है। एक मोटा सवाल जिसका जवाब आज तक कोई मुझे नहीं दे सका। अगर इतनी कौम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ठीक है बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के लोगों का IQ बहुत हाई है, ये बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बाशऊर कौम है। एक बाशऊर कौम जो इतनी इंटेलिजेंट है, हर बात हमारी समझती है, खाकरोब से लेकर वजीर तक प्रोग्राम देखता है,
और मैं आपको बता रहा हूँ एक एक बात को समझता है, चाहे स्टॉक की बात हो, रियल एस्टेट की हो, प्रॉपर्टी की अलावा ये जितनी हमने गुफ्तगू की ये सब समझता है। इस मुल्क का और अपनी ज़ात का मुफाद नहीं समझता। ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिका के अंदर ट्रंप 50,000 बंदा सड़क पे निकाल ले तो बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ इतना भी नहीं निकाल सकता। आपके मुल्क में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि इतनी बाशऊर कौम के साथ इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पानी नहीं मिल रहा यार, पानी का बताओ। पानी की हम बात करेंगे जिस तरह आपने पहले बताया, अर्बन एरियाज़ में देख लें, शहरों में देख लें जी, जहाँ पे पानी की कमी, जैसे ही गर्मी होती है पानी आपको नायाब हो जाता है। Look how hot it is getting. We are going to talk whenever you are here next time about the this rather early appearance of summer both in Karachi and the whole country. You know, the whole country is in the grip of heat wave. Nazin, that is one of the reasons for that many people have given is how quickly we are destroying the environment of this country. हम कितनी जल्दी अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, लेकिन फ़हीम अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हूँ। खादिम अली नासिर को गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं नहीं मिलूंगा, फेसबुक नोटू मांगता मेरे पास है नहीं, लेकिन ये याद रखें हमारे सोशल मीडिया के पते आपके सामने मौजूद हैं। प्रोग्राम की जितनी तारीफ़ें ज़्यादा आप भेजना चाहें वो इस पर भेजें। हमारा इंटरनेट का वेब एड्रेस वो भी आपके सामने, सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग उस पर मौजूद, ट्विटर और फेसबुक हर बुलेटिन के बाद भी और प्रोग्राम के आखिर में भी आपको दिखाई देता रहेगा। आज के प्रोग्राम के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।